हेलो एवरीवन। कल हमने पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि पार्किंसंस में क्या हो गया था, ब्रेन में डोपामिन का कमी हो गया था और डोपामिन के कमी होने से क्या हो गया, एसीएच का लेवल बढ़ गया था। तो हम इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, या तो डोपामिन के अमाउंट को बढ़ा देंगे या फिर एसीएच के अमाउंट को बढ़ाकर घटाकर। तो एसीएच क्या है, कोलिनर्जिक्स है, ठीक है। क्या है, एसिटाइल कोलिन है। तो एसिटाइल कोलिन को जो डिक्रीज करेगा उसको क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। अब डोपामिन में कौन कौन सा ड्रग है, डोपामिन में पहला है लीवोडोपा, कार्बिडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, एमेंटाडिन एंड प्रीमिपेक्सोल, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे ब्लड में डोपामिन है और ब्रेन में भी डोपामिन है। ब्लड में डोपामिन कौन बनाता है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ब्लड में जो डोपामिन है, अब ये डोपामिन किससे बनता है, डोपामिन बनता है डोपा से। डोपा एक इनएक्टिव हार्मोन है। तो ये किसके थ्रू एक्टिव होता है, डोपा कार्बोक्साइलेज। उसी तरह ब्रेन में भी डोपा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब भी जरूरत पड़ता है डोपामिन का तो इसको एक्टिव किया जाता है डोपा डिकार्बोक्साइलेज। तो ये ब्रेन में है तो इसका सेंट्रल डोपा डिकार्बोक्साइलेज हो जाएगा, और ये ब्लड में है तो इसको पेरिफेरल डीपा डोपा कार्बोक्साइलेज बोलेंगे। तो अब क्या होगा कि जब भी हम ओरल या आईवी रूट से डोपा को देंगे, लिवोडोपा के देंगे, तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव होता है डोपा, ठीक है। डोपा डोपा लिवोडोपा, डोपा मीन्स डोपामिन नहीं होगा, डोपा अलग होता है, ठीक है। तो ये जब इनएक्टिव डोपा देंगे ब्लड में, जब ये ब्लड में आएगा तो ये क्या करेगा, पेरिफेरल डोपा का डीकार्बोक्साइलेज क्या करेगा, डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं, ये डोपामिन जो है ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन ये डोपा जो है क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ये कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लिवोडोपा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड में ही ये पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्साइलेज के कारण किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लड में ही। तो हम क्या करेंगे, डोपा लिवोडोपा जब देंगे तो वो तो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, पार्किंसंस डिजीज जो है वो ठीक भी नहीं होगा। तो ये ये जो है लिवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट ना हो ब्लड में, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, साथ में कार्बिडोपा। कार्बिडोपा का क्या फंक्शन है, कार्बिडोपा जो है ब्लड का जो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्साइलेज है उसको ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी लिवोडोपा देंगे तो ये लिवोडोपा क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा, और ब्रेन में पहुंचेगा तो ब्रेन में सेंट्रल डोपा डिकार्बोक्साइलेज पहले से प्रेजेंट रहता है, तो ये लिवोडोपा को क्या करेगा, ये एक्टिव करके डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा, और हमारा पार्किंसंस डिजीज जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब जो है डोपा डोपा डी कार्बोक्साइलेज को काम करने के लिए उसको एक विटामिन का मदद चाहिए। कौन सा विटामिन हेल्प करता है, वो है विटामिन B6, उसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। वो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डोपा डी कार्बोक्साइलेज। मतलब अगर हमको पार्किंसंस डिजीज है, उसमें विटामिन 6 अगर हम देंगे लिवोडोपा के साथ तो क्या होगा, वो पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्साइलेज के फंक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो हमारा जो है डोपा, जो भी हम डोपा का ड्रग खाएंगे वो ब्लड में ही डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए विटामिन B6 नॉट गिवन विथ लिवोडोपा, ताकि जो है ये डोपामिन का ये डोपा डी कार्बोक्साइलेज ठीक से डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट ना कर सके। इसीलिए हम पार्किंसंस में विटामिन B6 को नहीं देते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डोपामिन टॉक्सिसिटी। डोपामिन का टॉक्सिसिटी होगा जब ब्लड में क्या हो जाएगा, डोपामिन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड में डोपामिन इंक्रीज हो जाएगा तो उसका अब हम समझेंगे कि डोपामिन का जो फंक्शन है तो टॉक्सिसिटी में भी क्या हो जाएगा, उसका वही टॉक्सिसिटी का
अधिक मात्रा में बढ़ा के मतलब उसका साइन एंड सिम्टम्स हमको शो करेगा। डोपामिन का क्या फंक्शन था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करता था। तो यहाँ पे देखते हैं, कार्बिडोपा इज गिवन विथ लेविडोपा टू डिक्रीज डोपामिन टॉक्सिसिटी। सही बात है, अगर हम कार्बिडोपा नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? लेविडोपा लेविडोपा जो है वो ब्लड में ही डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड में डोपामिन का टॉक्सिसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब डोपामिन अगर ब्लड में बढ़ गया तो डोपामिन का कितना रिसेप्टर रहता है हमारे बॉडी में? 4 रिसेप्टर है। और इसका देखेंगे डोपामिन का टॉक्सिसिटी होने से साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? तो पहला रिसेप्टर है अल्फा 1 रिसेप्टर। वो कहाँ कहाँ रहता है? ब्लड वेसल के। तो वो क्या करेगा? डोपामिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करने के कारण वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, प्यूपिल डायलेट करेगा। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और प्यूपिल क्या हो जाएगा? डायलेट होगा। जब प्यूपिल डायलेट होता है तो क्या होता है? जो हमारा जो सिलियरी मसल्स है वो लेंस में जाके चिपक जाता था, तो वहाँ से क्या होता था? एक्वस ह्यूमर हमारे पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में नहीं आ पाता था। तो क्या होता था कि एक्वस ह्यूमर जो है पोस्टीरियर चैम्बर में ही धीरे धीरे बढ़ने लगता था, उसके कारण इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता था। तो इसको हम कब नहीं देंगे? डोपामिन नॉट गिवन इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जब किसी पेशेंट को है तो हम लेविडोपा कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, अब दूसरा रिसेप्टर है क्या? बी 1 रिसेप्टर। बी 1 रिसेप्टर क्या करेगा? हार्ट हार्ट में उसका रिसेप्टर रहता है। ठीक है, बी 1 रिसेप्टर। तो डोपामिन क्या करेगा? टॉक्सिसिटी में हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? टैकीकार्डिया होगा। तीसरा रिसेप्टर D1 है जो कि रीनल वेसल्स पे रहता है। रीनल वेसल्स को क्या करेगा? डायलेट कर देगा। तो वहाँ का क्या होगा? ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा तो यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया। ठीक है, और तीसरा रिसेप्टर है CTZ। ब्रेन का CTZ में है, तो CTZ एक्टिवेट होगा। CTZ एक्टिवेट होने से क्या होता है? नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी ऑफ क्या है? लेविडोपा। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ लेविडोपा प्लस कार्बिडोपा क्या होगा? अगर लेविडोपा और कार्बिडोपा अगर बहुत ज़्यादा मतलब उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा तो डोपामिन कहाँ इंक्रीज होगा? ब्रेन में। ब्रेन में जब डोपामिन इंक्रीज हो जाएगा तो हमने सिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे आगे। सिजोफ्रेनिया किसके कारण होता है? डोपामिन के इंक्रीज होने के कारण। तो उसका सारा सिम्टम्स दिखने लगेगा। सिजोफ्रेनिया को भी हम साइकोसिस भी बोलते हैं। तो किसका सिम्टम्स दिखने लगेगा? सिजोफ्रेनिया का सारा सिम्टम्स दिखने लगेगा। किसमें दिखने लगेगा? कार्बिडोपा और लेविडोपा का टॉक्सिसिटी होने के कारण। अब देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसंस डिजीज क्या है? लेविडोपा प्लस कार्बिडोपा। ये पार्किंसंस डिजीज ओल्ड एज डिजीज है, तो इसमें कार्बिडोपा लेविडोपा कब देंगे? जब भी कोई भी ओल्ड एज है, मोर देन 65 ईयर्स का है, उसमें देंगे कार्बिडोपा और लेविडोपा। और जो भी यंग है उसमें क्या देंगे? प्रामीपेक्सोल देंगे। जो 65 ईयर्स से अगर कम है तो पार्किंसंस में उसको कौन सा ड्रग देंगे? प्रामीपेक्सोल। अब देंगे एमेंटाडिन। अब देखते हैं एमेंटाडिन। एमेंटाडिन क्या करेगा? डोपामिन को इंक्रीज करेगा। तो इसका जो साइड इफेक्ट क्या है? लेविडो रेक्टिकुलर पर्पल रैश ऑन फुट। लेविडो रेक्टिकुलर को क्या बोलते हैं? पर्पल रैश ऑन फुट। अगर हमको कोई भी पार्किंसन डिजीज का ड्रग चलाएंगे तो अगर हमारे पैर में पर्पल रैश हो रहा है तो क्या कौन सा ड्रग चल रहा है? इसका मतलब अमेंटाडिन। अमेंटाडिन है। एक होता है पर्पल टो सिंड्रोम। पर्पल टो सिंड्रोम किसके कारण होता है? वारफेरिन के कारण। ये दोनों अलग है। पर्पल रैश हो जाएगा अमेंटाडिन के कारण और पर्पल टो हो जाएगा वारफेरिन के कारण। अब इसका हम याद रखेंगे ट्रिक से। आ मेन मतलब ना मद। ना मद किस में होता है? लेविडो होता है, तो लेविडो रेक्टिकुलर। अमेंटाडिन में
क्या साइड इफेक्ट हुआ? लिबिडो रेक्टिकुलर। अब नेक्स्ट ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करता है? डोपामिन को इंक्रीज करता है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस किसका है? हाइपर प्रोलैक्टीमिया। हाइपर प्रोलैक्टीमिया से क्या होता है? गैलेक्टोरिया होता है। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है हाइपर प्रोलैक्टीमिया का? गैलेक्टोरिया है। ठीक है, अब देखते हैं हाइपर प्रोलैक्टीमिया में क्या होता है। इसे डोपामिन क्या करता है? इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसको किसको इनहिबिट करेगा? जीएनआरएच को, एफएसएच या एलएच को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करेगा। जब कम होगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। तो उसके कारण क्या होगा? जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एन ओव्यूलेशन। उसके कारण क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी होगा। ठीक है, और प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो उसके कारण क्या होगा? गैलेक्टोरिया होगा। ये क्या है? हाइपर प्रोलैक्टीमिया का ट्राइड साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये क्या करेंगे? ब्रोमोक्रिप्टिन जो है क्या करेगा? डोपामिन को इंक्रीज करेगा। ये डोपामिन इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा। जब प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा ट्राइड साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाएगा? अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्किंसंस डिजीज। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अल्जाइमर्स डिजीज। अब दोनों में कोरिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, पार्किंसन डिजीज क्या होता है था? एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। तो अल्जाइमर्स डिजीज भी क्या है? एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, पार्किंसन था ओल्ड एज डिजीज, अल्जाइमर्स भी है ओल्ड एज डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता था? पिगमेंट रहता था जो कि फ्री रेडिकल्स है, उसको हम क्या बोलते थे? लॉवी बॉडी। वो कहाँ जाके चिपक जाता था? ब्रेन के सब्सटेंशिया निग्रा में। सब्सटेंशिया निग्रा में जाने के कारण क्या होता था? डोपामिन क्या हो जाता था? उसमें कम सिक्रीट होता था। तो उसके कारण क्या होता था? पार्किंसंस डिजीज होता था। तो लेकिन इसमें क्या है? ये भी ओल्ड एज डिजीज है। इसमें भी पिगमेंट चिपकता है लेकिन इसका ऑर्गन ब्रेन का जो है लोकेशन चेंज होने के कारण इसमें क्या हो जाता है? इस अल्जाइमर्स डिजीज में ये इंक्लूड हो जाता है। तो ये पिगमेंट को क्या बोलते हैं? टाउ प्रोटीन। ये टाउ प्रोटीन कहाँ जाके चिपकता है? न्यूक्लियस ऑफ माइनट। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? हाइपोथैलेमस। ये क्या करेगा? न्यूक्लियस ऑफ माइनट किसको सिक्रीट करता है? न्यूक्लियस ऑफ माइनट सिंथेसिस करता है एससीएच, एसिटाइल कोलिन को। ये क्या करेगा? न्यूक्लियस ऑफ माइनट सिक्रीट करता है। तो न्यूक्लियस ऑफ माइनट में टाउ प्रोटीन जाके चिपकेगा तो क्या होगा? एसीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा। अब देखते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज क्या है? न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। और ये कौन सा डिजीज है? ओल्ड एज डिजीज है। इसमें पिगमेंट चिपकता है टाउ, जिसको हम लोग टाउ प्रोटीन बोलते हैं। कहाँ पे डिपोजिशन होता है? न्यूक्लियस ऑफ माइनट। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस ऑफ माइनट्स में जाके चिपकेगा तो इसका नॉर्मली फंक्शन होता है एसीएच का सिंथेसिस करना। अगर ये न्यूक्लियस ऑफ माइनट में ये सारा पिगमेंट जाके चिपक जाएगा तो इसका तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और एसीएच सिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। तो एसीएच का अमाउंट क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो एसीएच का जो फंक्शन रहता है हमारे बॉडी में वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो एसीएच का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एसीएच इन ब्रेन क्या है? मेंटेन कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, जब मेंटेन करेगा एसीएच कॉग्निटिव फंक्शन को। अब देखते हैं कि एमनेसिया क्या होता है। एमनेसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी और डिमेंशिया होता है लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन क्या है? जो भी हम अ, सोचने समझने का जो भी फंक्शन होता है वो कॉग्निटिव फंक्शन होता है। जैसे याद रखने का फंक्शन, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, जजमेंट, सही टाइम पर सही फैसला लेना, इमोशंस, ये सब क्या है? कॉग्निटिव फंक्शन है। ये सारा कॉग्निटिव फंक्शन एसीएच के कारण होता है। ठीक है, तो ये डिमेंशिया में क्या हो जाता है? लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन जिसमें होता है उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। और सिर्फ जिसका मेमोरी का लॉस होता है उसको बोलते हैं एमनेसिया। मेमोरी का लॉस एमनेसिया हो जिसमें होता है उसमें डिमेंशिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
ज़रूरी नहीं है कि जिसको एमनेसिया है उसको कॉग्निटिव फंक्शन नहीं है। जैसे कि गजनी मूवी में क्या था कि लॉस ऑफ उसको सिर्फ मेमोरी था, लेकिन कॉग्निटिव फंक्शन उसके पास प्रेजेंट था। तभी वो सबको अपना उसमें जितना भी था विलन सबको खोज खोज के वो मार सका था और अपना जो है इंटेलिजेंस पर्सनालिटी सबको मेंटेन कर पा रहा था। लेकिन वो उसका सिर्फ क्या हुआ था, मेमोरी लॉस हुआ था। तो मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं, एमनेसिया। और डिमेंशिया के अंदर ही क्या आता है, एमनेसिया आता है। ठीक है, तो अल्जाइमर्स डिजीज मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज क्या होगा, सेनाइल डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है, लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। तो ये किसके कारण होता है, एसीएच के कारण होता है। एसीएच जब कम होगा तो उसका कॉग्निटिव फंक्शन भी लॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेनाइल किस में यूज करेंगे, अगर उसका एज कितना है 60 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए इसको सिनाइल डिमेंशिया बोलते हैं। मोस्ट कॉमन अल्जाइमर्स डिजीज सिम्टम्स क्या हो जाएगा, सेनाइल डिमेंशिया। अब उसका ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल स्ट्रेस इनहिबिटर, सेंट्रल इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ब्रेन में इसको यूज करेंगे, इसीलिए सेंट्रल इसमें यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्ट्रेस क्या करता है, जैसे कि साइनेप्स होता है, न्यूरॉन्स के बीच का गैप को साइनेप्स बोलते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एसीएच स्ट्रेस एंजाइम रहता था। वो क्या करता था, उसका फंक्शन है एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करना। लेकिन जब हम एसीएच स्ट्रेस को ही इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, वो एसीएच को ब्रेक नहीं कर पाएगा और एसीएच का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसका ड्रग कौन कौन सा है, डीजीटी। डी मीन्स डोपे डोनेपेजिल डो डोनेपेजिल जो है बेस्ट ड्रग है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। जी फॉर गैलेंटामिन। टी फॉर टेक्राइन। टेक्राइन क्या है, हेपेटोटॉक्सिक है, इसीलिए इसको देने से पहले क्या करेंगे, एलएफटी कराएंगे और इसको लिवर फेल्योर में कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, और ये नियोस्टिग्मिन भी क्या है, एक एसीएच स्ट्रेस है, लेकिन ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए इसको यूज नहीं करेंगे। अब फाइसोस्टिग्मिन तो लिपिड सोल्यूबल है और ये एसीएच स्ट्रेस भी है, लेकिन ये क्या करेगा, बॉडी में जितना भी मसल्स है वो सब को रिलैक्स कर देगा, इसीलिए फाइटोस्टिग्मिन नहीं देते हैं। तो हम क्या देंगे, सिर्फ ऐसा एसीएच स्ट्रेस देंगे जो कि सिर्फ ब्रेन के एसीएच स्ट्रेस को किल कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ये तीनों है, डोनेपाजिल, गैलेंटामिन, टेक्राइन। उसमें ये डोनेपाजिल क्या है, बेस्ट ड्रग है। थैंक यू।